नमस्कार। तपोभूमि पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन। जी हाँ, हम इस आंदोलन के विभिन्न चरणों, प्रमुख घटनाओं और जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे उनको स्रोत सामग्री के अनुसार बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। बिल्कुल, प्रारंभिक मांगों से लेकर राज्य निर्माण तक का पूरा सफर। तो चलिए शुरू करते पहले भाग से। प्रारंभिक मांगे यानी 1938 से 1966 का दौर। आंदोलन की जो पहली संगठित मांग थी वो 5 से 6 मई 1938 को श्रीनगर गढ़वाल में उठी। जी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था और यही वो अधिवेशन था जिसमें पर्वतीय क्षेत्र को पहली बार संगठित रूप से एक पृथक राज्य बनाने की मांग की गई थी। अच्छा, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष को लेकर कुछ अनिश्चितता है ना? हाँ, देखिए, इसके नियत अध्यक्ष तो आचार्य नरेंद्र देव थे, पर वो किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाए, तो उनकी जगह प्रताप सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। जी, और कई पुस्तकों में जवाहरलाल नेहरू का नाम भी अध्यक्ष के रूप में मिलता है। तो फिर परीक्षा की दृष्टि से छात्रों को क्या याद रखना चाहिए? उनके लिए ये याद रखना सबसे सुरक्षित है कि श्रीनगर सम्मेलन 1938 में पृथक राज्य की मांग उठी थी। बस इतना काफी है। ठीक है। और इस अधिवेशन में कौन कौन प्रमुख लोग शामिल थे? इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, विजय लक्ष्मी पंडित थीं और श्रीदेव सुमन भी शामिल थे। श्रीदेव सुमन, इन्होंने तो मांग को प्रमुखता से रखा था। बिल्कुल, श्रीदेव सुमन ने ही स्पष्ट रूप से पृथक पर्वतीय राज्य की मांग को सामने रखा था। और 1938 में ही श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना भी की। जी हाँ, बाद में इसी संगठन का नाम बदलकर हिमालय सेवा संघ या कहीं कहीं हिमालय सेवा संगठन भी मिलता है कर दिया गया था। तो इस संघ का उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था पर्वतीय क्षेत्रों की जो उपेक्षा हो रही थी उसके विरुद्ध आवाज उठाना और एक तरह से पृथक राज्य की वैचारिक नींव रखना। इसके बाद 1946 में हल्द्वानी में एक कांग्रेस सम्मेलन हुआ। जी, जिसके अध्यक्ष बद्रीदत्त पांडे थे। तो इस सम्मेलन में क्या हुआ? इस सम्मेलन में बद्रीदत्त पांडे ने उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को एक विशेष वर्ग में रखने की मांग की। अच्छा, विशेष वर्ग। हाँ, जबकि अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल और कुमाऊं को एक अलग क्षेत्रीय इकाई बनाने की मांग रखी। तो आप देख सकते हैं कि विचार धीरे धीरे शेक ले रहे थे। ये सम्मेलन एक वैचारिक रीढ़ बना, कह सकते हैं। बिल्कुल। फिर 1950 में पर्वतीय विकास जन समिति का गठन हुआ। जी, और इसका उद्देश्य थोड़ा और बड़ा था। ये हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक विशाल हिमालयी राज्य बनाना चाहते थे। अच्छा, तो ये विचार ही आगे चलकर आंदोलन की पृष्ठभूमि बना। सही कहा। 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने भी सरकार को एक ज्ञापन सौंपा था। जी, यह कम्युनिस्ट आंदोलन द्वारा पृथक राज्य की मांग का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। ये दिखाता है कि यह मांग किसी एक विचारधारा तक सीमित नहीं थी। और फिर 1955 में आया फजल अली आयोग। हाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के लिए पृथक राज्य पर विचार करने की सिफारिश की। जी, ये तो बहुत बड़ा बिंदु है परीक्षा की दृष्टि से। बहुत ही महत्वपूर्ण। 1957 में टिहरी रियासत के जो अंतिम नरेश थे मानवेंद्र शाह, उन्होंने भी इस मांग को फिर से उठाया। जी, उन्होंने इसे नए सिरे से उठाया और उसी साल जो तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे टीटी कृष्णमाचारी, उन्होंने भी पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं क्षेत्रीय असंतोष का आधार बन रही थी। बिल्कुल। हालांकि 1960 के दशक में आंदोलन थोड़ा धीमा था, लेकिन संगठनात्मक चेतना और जमीनी स्तर पर काम मजबूत हो रहा था। मतलब अगले चरण के लिए आधार तैयार हो रहा था। जी बिल्कुल। तो अब आते हैं दूसरे भाग पर, संगठनात्मक विस्तार और उत्तराखंड क्रांति दल का गठन 1967 से 1979 तक। जी, 24-25 जून 1967 को रामनगर में एक सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। अच्छा, पर्वतीय राज्य परिषद। जी। इसके पदाधिकारी कौन थे? इस परिषद के अध्यक्ष थे दयाकृष्ण पांडे, उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा और महासचिव नारायण दत्त सुंदरियाल थे। और इसका उद्देश्य? उद्देश्य साफ था, गढ़वाल कुमाऊं को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक पृथक राज्य बनाना। फिर 1973 में इस परिषद का पुनर्गठन भी हुआ। जी हाँ, और इसमें सांसद प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र बिष्ट प्रमुख रूप से शामिल हुए।
ये परिषद आगे चलकर आंदोलन की एक संगठनात्मक रीढ़ बनी। 1968 में दिल्ली में भी एक प्रदर्शन हुआ था। जी, ऋषि बल्लम सुंदरयाल के नेतृत्व में इसे दिल्ली केंद्रित पहला बड़ा आंदोलन माना जा सकता है। इसके बाद 1969 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया। हाँ, और इसका उद्देश्य था पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं बनाना। लेकिन ये तो एक तरह से आंदोलन को शांत करने की कोशिश थी, है ना? बिल्कुल, और ये एक असफल प्रयास साबित हुई। 3 अक्टूबर 1970 को पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। जी, इससे कम्युनिस्ट धारा को आंदोलन में एक नई ऊर्जा मिली। 1972 में नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ और 1973 में इसी परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया। हाँ, और ये नारा तो आगे चलकर पूरे आंदोलन की पहचान बन गया। फिर 1976 में उत्तरांचल युवा परिषद का गठन हुआ। जी, और 1978 में इसके सदस्यों ने संसद का घेराव भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई। तो इस चरण से आंदोलन में युवाओं की भागीदारी निर्णायक रूप से शुरू हुई। सही बात है। 1979 में त्रिपन सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना हुई। जी, और उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को पृथक राज्य का एक ज्ञापन भी सौंपा। ये भी एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक कदम था। और अब हम एक ऐतिहासिक मोड़ पर आते हैं। 24-25 जुलाई 1979 मसूरी। तो जी, मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन, जहां उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी का गठन हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष थे कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देवीदत्त पंत। जी, और इसके संस्थापक सदस्यों में इंद्रमणि बड़ौनी, काशी सिंह ऐरी, दिवाकर भट्ट जैसे कई बड़े नाम शामिल थे। इसका चुनाव चिन्ह कुर्सी था। तो यूकेडी का मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य साफ था, 8 पर्वतीय जनपदों को मिलाकर एक पृथक उत्तराखंड राज्य का गठन करना। तो कह सकते हैं कि यूकेडी ने पहली बार इस आंदोलन को एक राजनीतिक मंच पर स्थापित किया। बिल्कुल। लेकिन फिर 1987 में यूकेडी का विभाजन हो गया। जी हाँ, आंतरिक मतभेदों के कारण, और दल की बागडोर काशी सिंह ऐरी के हाथों में आ गई। और इसी साल 23 अप्रैल 1987 को एक बहुत नाटकीय घटना हुई। जी, यूकेडी के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार ने पृथक राज्य की मांग के लिए संसद में एक पत्र बम फेंका। पत्र बम? हाँ, जिसके लिए उन्हें गंभीर यातनाएं भी दी गईं। ये दिल्ली को जड़ाने का एक तरीका था। फिर 1990 में यूकेडी विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक उत्तराखंड राज्य का पहला प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विधायी प्रयास था। और जुलाई 1992 में काशी सिंह ऐरी ने उत्तराखंड का पहला ब्लूप्रिंट पेश किया। हाँ, जिसमें गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी बनाया गया और उसका नाम चंद्रनगर घोषित किया गया। तो गैरसैंण का मुद्दा यहीं से औपचारिक रूप से शुरू हुआ। जी, 21 जुलाई 1992 को गैरसैंण में राजधानी की नींव भी रखी गई और यहीं से गैरसैंण आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। अब आते हैं तीसरे भाग पर, जिसमें भाजपा की भूमिका, समितियां और 1994 का वो निर्णायक मोड़ शामिल है। जी, 1987 में अल्मोड़ा में भाजपा का एक सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाल कृष्ण आडवाणी ने की। और यहीं पर पहली बार किसी राष्ट्रीय दल ने इस मांग का समर्थन किया। बिल्कुल, भाजपा ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को पृथक राज्य बनाने की मांग स्वीकार की और प्रस्तावित राज्य का नाम उत्तरांचल स्वीकार किया। 1988 में भाजपा ने उत्तरांचल उत्थान परिषद का भी गठन किया। जी, जिसके अध्यक्ष शोभन सिंह जीना थे। इसका उद्देश्य था पृथक उत्तरांचल राज्य के लिए जनमत तैयार करना। फिर 1991 के विधानसभा चुनाव हुए। हाँ, और भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग शामिल की और चुनाव जीतकर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। सत्ता में आने के बाद उन्होंने क्या कदम उठाया? अगस्त 1991 में भाजपा सरकार ने उत्तराखंड पृथक राज्य का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में पास भी करा दिया। लेकिन केंद्र में तो कांग्रेस सरकार थी। जी, इसी वजह से कोई निर्णय नहीं लिया गया। फिर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया और 1993 में मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1994 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 2 समितियों का गठन किया, कौशिक समिति और बढ़तवाल समिति। जी, कौशिक समिति का गठन 4 जनवरी 1994 को रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में हुआ। और इस समिति की सिफारिशें क्या थीं? इसने मई 1994 में अपनी सिफारिशें दी, जिसमें 8 पर्वतीय जनपदों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य का गठन
3 मंडलों की स्थापना और राजधानी गैरसैंण बनाने का सुझाव था। और सरकार ने ये सिफारिशें स्वीकार कर लीं। हाँ, 21 जून 1994 को राज्य सरकार ने कौशिक समिति की सिफारिशें स्वीकार कर लीं और संबंधित विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित भी कर दिया। इस रिपोर्ट को लगभग 68% जन समर्थन प्राप्त था। और दूसरी समिति थी बर्थवाल समिति। जी, 1994 में विनोद बर्थवाल की अध्यक्षता में बनी इस समिति का उद्देश्य पृथक राज्य की अनिवार्यता और व्यावहारिकता पर सुझाव देना था। इसी दौर में कुछ और संगठन भी बने। हाँ, अप्रैल 1994 में उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट और संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चे, जिसके अध्यक्ष बहादुर राम टमटा थे, उनका भी गठन हुआ। तो अब आंदोलन एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा था। बिल्कुल। और 1994 की अगस्त क्रांति का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था मुलायम सरकार की नई आरक्षण नीति, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में भारी असंतोष फैल गया था। तो 2 अगस्त 1994 को पौड़ी गढ़वाल से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। जी, और इंद्रमणि बड़ोनी आमरण अनशन पर बैठ गए। यही आंदोलन अगस्त क्रांति कहलाया। और फिर 1 सितंबर 1994 को खटीमा में आंदोलन का पहला पुलिस गोलीकांड हुआ। हाँ, ये बहुत दुखद घटना थी। इसमें 8 लोग शहीद हुए। इन शहीदों के नाम क्या थे? शहीदों के नाम थे प्रताप सिंह, धर्मानंद भट्ट, भगवान सिंह सिरोला, गोपी चंद, रामपाल, परमजीत सिंह, सलीम अहमद और भुवन सिंह। इसकी जांच के लिए कोई आयोग बना? जी, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एस श्रीवास्तव का आयोग बना इसकी जांच के लिए। इसके ठीक अगले दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी में भी गोलीकांड हुआ। जी, खटीमा कांड के विरोध में मसूरी में जो जुलूस निकाला गया था, उस पर पुलिस ने फायरिंग की। इसमें 7 आंदोलनकारी और डीएसपी उमाकांत त्रिपाठी शहीद हो गए। अच्छा। शहीद थे हंसा धनाए, बेलमती चौहान, धनपत सिंह, मदन मोहन ममगाई, बलवीर सिंह नेगी, जेठू सिंह और डीएसपी उमाकांत त्रिपाठी। और इस कांड की जांच? इसकी जांच न्यायमूर्ति मुरलीधर ने की और उन्होंने पुलिस की बर्बरता की पुष्टि की। इसी संदर्भ में सुभाषिनी बरवाल सीबीआई मुकदमा झेलने वाली प्रथम महिला बनी। 15 सितंबर 1994 को बाटा घाटा कांड हुआ। जी, मसूरी के पास। यहाँ भी आंदोलनकारियों पर दमनात्मक कार्रवाई की गई। सितंबर 1994 में ही उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का भी गठन हुआ। हाँ, और 25 सितंबर 1994 को जागरण दिवस पर लालटेन जुलूस निकाले गए। और फिर आया 2 अक्टूबर 1994, रामपुर तिराहा कांड। हाँ, जिसे उत्तराखंड के इतिहास का काला दिन भी कहा जाता है। दिल्ली कूच कर रहे आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर में पुलिस ने गोली चलाई और महिलाओं के साथ अभद्रता की। इस कांड में कितने लोग शहीद हुए? इसमें 6 लोग शहीद हुए। राजेश लखेड़ा, रविंद्र रावत, सतेंद्र सिंह चौहान, गिरीश कुमार भद्री, सूर्य प्रकाश थपियाल और अशोक कुमार कौशिक। चंडी प्रसाद भट्ट ने इसे सभ्य समाज पर एक कलंक कहा था। जी बिल्कुल, और इसकी जांच के लिए नेगी समिति बनी थी। तो अब हम आते हैं अंतिम चरण पर, निर्णायक संघर्ष और राज्य निर्माण 1995 से 2007। जी, 25 जनवरी 1995 को आंदोलनकारियों ने दिल्ली में उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली। और 31 फरवरी 1995 को प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजे गए। हाँ, पृथक राज्य की मांग के लिए 10,000 पोस्ट कार्ड भेजे गए। 3 जून 1995 को एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ। जी, राज्यपाल मोतीलाल बोहरा ने मुलायम सिंह यादव सरकार को बर्खास्त कर दिया और मायावती मुख्यमंत्री बनी, जिस पर पूरे उत्तराखंड में खुशी दिवस मनाया गया। लेकिन संघर्ष अभी भी जारी था। 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर के श्रीयंत्र टापू में फिर एक घटना हुई। हाँ, वहां आमरण अनशन कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और इस घटना में भी 2 लोग शहीद हुए। जी, यशोधर बिंजवाल और राजेश रावत शहीद हो गए। ये आंदोलन का एक बहुत ही भावनात्मक चरम बिंदु था। इन सब बलिदानों के बाद आखिर 1996 में वो निर्णायक घोषणा हुई। जी, 15 अगस्त 1996 को लाल किले से तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य के निर्माण की घोषणा की। तो ये पहली बार था जब केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से ये घोषणा की। बिल्कुल। लेकिन फिर भी राज्य बनने में समय लगा। 22 दिसंबर 1998 को भाजपा सरकार ने लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया था। हाँ, उत्तराखंड पृथक राज्य विधेयक, लेकिन सरकार गिरने से यह पारित नहीं हो सका। तो निर्णायक प्रयास 2000 में हुआ। जी,
27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। और ये विधेयक कब कब पारित हुआ? ये 1 अगस्त को लोकसभा में, 10 अगस्त को राज्यसभा में और 25 या 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायणन की स्वीकृति मिली। तो परीक्षा के लिए अगस्त 2000 याद रखना सुरक्षित रहेगा। जी बिल्कुल। 29 जुलाई 2000 को जॉर्ज समिति ने पंतनगर का दौरा किया था। हाँ, और ऊधम सिंह नगर को प्रस्तावित उत्तरांचल राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया। ये तराई भाबर क्षेत्र के कारण एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण निर्णय था। और अंततः 9 नवंबर 2000 को वो दिन आया। जी, भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का गठन हुआ। उस समय प्रमुख पदाधिकारी कौन थे? इसकी अस्थायी राजधानी देहरादून बनी। प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी और प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बने। किसकी सरकारें थी? केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में NDA सरकार थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे। तो राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कैसे हुआ? 21 दिसंबर 2006 को संसद द्वारा उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक पारित किया गया। यह संविधान के अनुच्छेद 3 और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया। और ये नया नाम कब से प्रभावी हुआ? 1 जनवरी 2007 से राज्य का नाम आधिकारिक रूप से उत्तरांचल हो गया, जो कि जनभावना और ऐतिहासिक पहचान के ज्यादा अनुरूप था। चलिए अब एक बार फिर उन शहीदों को याद कर लेते हैं। कांड वार। सबसे पहले खटीमा कांड के शहीद। 1 सितंबर 1994 खटीमा, प्रताप सिंह, धर्मानंद भट्ट, भगवान सिंह सिरोला, गोपीचंद, रामपाल, परमजीत सिंह, सलीम अहमद और भुवन सिंह। इसके बाद मसूरी कांड के शहीद। 2 सितंबर 1994 मसूरी, हंसा धनाई, बेलमती चौहान, धनपत सिंह, मदन मोहन ममगाई, बलवीर सिंह नेगी, जेठू सिंह और DSP उमाकांत त्रिपाठी। और रामपुर तिराहा कांड के शहीद। 2 अक्टूबर 1994 मुजफ्फरनगर, राजेश लखेड़ा, रविंद्र रावत, सतेंद्र सिंह चौहान, गिरीश कुमार भद्री, सूर्य प्रकाश थपलियाल और अशोक कुमार कौशिक। 3 अक्टूबर 1994 को भी कुछ आंदोलनकारी शहीद हुए थे। जी, रामपुर तिराहा कांड की प्रतिक्रिया में देहरादून में राजेश रावत, बलवंत सिंह सजवाण, दीपक वालिया, जयानंद बहुगुणा, नैनीताल में प्रताप सिंह बिष्ट और कोटद्वार में पृथ्वी सिंह बिष्ट तथा राकेश देवरानी शहीद हुए। और अंत में श्रीयंत्र टापू कांड के शहीद। 10 नवंबर 1995 श्रीनगर, यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। अब बात करते हैं गैरसैंण राजधानी आंदोलन की। पहले जरा गैरसैंण का भौगोलिक परिचय दें। गैरसैंण चमोली जनपद की एक तहसील है जो दूधातौली और ब्यासी पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो ये गढ़वाल कुमाऊं का केंद्र बिंदु है। जी बिल्कुल, ये गढ़वाल कुमाऊं मंडल के मध्य बिंदु पर है। यहाँ से आटागाड़, पूर्वी और पश्चिमी रामगंगा जैसी प्रमुख नदियां भी निकलती हैं। और इसे राजधानी बनाने की वैचारिक शुरुआत कब हुई? 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल के अधिवेशन में। जैसा हमने पहले बात की, काशी सिंह एरी ने गैरसैंण को चंद्रनगर नाम से प्रस्तावित राजधानी बनाया। और फिर कौशिक समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी। जी, 1994 में कौशिक समिति ने भी इसे राजधानी बनाने की सिफारिश की, जिसे 68% जनता का समर्थन प्राप्त था। राज्य बनने के बाद यह आंदोलन कैसे आगे बढ़ा? अक्टूबर 2000 में देहरादून में खबरदार रैली हुई। फिर 2001 में स्थायी राजधानी चयन आयोग बना, जिसे दीक्षित आयोग कहते हैं। अच्छा। उसने 2008 में अपनी रिपोर्ट में देहरादून और काशीपुर को योग्य पाया, गैरसैंण को नहीं। और इस आंदोलन में बाबा मोहन उत्तराखंडी का बलिदान अविस्मरणीय है। जी बिल्कुल। मोहन सिंह नेगी, जिन्हें बाबा मोहन उत्तराखंडी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए बेनीताल में 38 दिन का आमरण अनशन किया और 8 अगस्त 2004 को वे शहीद हो गए। तो गैरसैंण में प्रशासनिक उपलब्धियां क्या रहीं? 2012 में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने यहाँ कैबिनेट बैठक की। 2013 में भराड़ी सैंण में द्वितीय विधानसभा भवन का शिलान्यास हुआ और 2014 से यहाँ विधानसभा सत्र भी आयोजित होने लगे। और अंततः गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। जी, 4 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। इसकी अधिसूचना 8 जून 2020 को जारी हुई और 15 अगस्त 2020 को यहाँ पहली बार ध्वजारोहण किया गया।
अब संक्षेप में उत्तराखंड के जनपदों के गठन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जी, 1839 में गढ़वाल जिला, 1840 में पौड़ी गढ़वाल, 1854 में कुमाऊं मंडल बना, फिर 1891 में नैनीताल और अल्मोड़ा जिले बने और 1 अगस्त 1999 को टिहरी जिले का गठन हुआ। और 1960 में 3 नए जिले बने थे। जी हाँ, 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। आगे के प्रमुख गठन कौन से थे? 1969 में गढ़वाल मंडल बना, 1975 में देहरादून गढ़वाल मंडल में शामिल हुआ, फिर 1988 में हरिद्वार, 1995 में उधम सिंह नगर और 1997 में 3 और। जी, 1997 में 3 नई जनपद बने, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। चलिए गैरसैंण की भौगोलिक स्थिति को दूरियों से समझते हैं। देखिए, गैरसैंण से सर्वाधिक दूरी पर पिथौरागढ़ है 280 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी पर रुद्रप्रयाग सिर्फ 46 किलोमीटर। और देहरादून से सर्वाधिक दूरी पर पिथौरागढ़ ही है 578 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी पर हरिद्वार है 56 किलोमीटर। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष बहुत साफ है कि गैरसैंण भौगोलिक रूप से अधिक संतुलित है, जबकि देहरादून तराई भाबर केंद्रित है। अब गैरसैंण राजधानी के सफर का एक संक्षिप्त सार देख लेते हैं। 1992 में प्रस्तावित राजधानी, 1994 में कौशिक समिति की सिफारिश, 2000 में देहरादून अस्थायी राजधानी, 2003 से 8 तक दीक्षित आयोग, 2012 में कैबिनेट बैठक, 2014 से विधानसभा सत्र और अंततः 4 मार्च 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा। जी बिल्कुल। हाल ही में आंदोलनकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुआ है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आरक्षण विधेयक 2023। इसके तहत उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जो चिन्हित आंदोलनकारी हैं या उनके आश्रित हैं, उनको राजकीय सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। अच्छा। 17 अगस्त 2024 को राज्यपाल ने इसे स्वीकृति दी। यह पहली बार है जब आंदोलनकारियों को ऐसा कोई संवैधानिक लाभ मिला है। अंत में पूरे आंदोलन की एक अंतिम टाइमलाइन देख लेते हैं। 1938 श्रीनगर अधिवेशन, 1955 फजल अली आयोग, 1967 पर्वतीय राज्य परिषद, 1979 उत्तराखंड क्रांति दल, 1992 गैरसैंण राजधानी प्रस्ताव, 1994 अगस्त क्रांति, 1996 देवगौड़ा घोषणा, 2000 उत्तरांचल राज्य गठन, 2007 नाम उत्तराखंड, 2020 गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी और 2024 आंदोलनकारी आरक्षण। हम सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अन्य परीक्षा अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें और संपूर्ण श्रृंखला आधारित तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सहभागिता हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।